वहां पर कंप्लीट धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। बलरामपुर विधानसभा सीट पे 40% लगभग मुसलमान मतदाता है और 15 से 20% लगभग दलित वोट बैंक वोटर्स है वहां पर। अगर दो स्थितियों में वहां महबूब आलम को हराया जा सकता है। ठीक, जनसुराज भी अगर किसी मुस्लिम मजबूत चेहरे को खड़ा करती है तो वहां समीकरण या यूं कहें मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। और एक नमस्कार, स्वागत है आपका पीयू भारत पर। मैं हूं अर्पिता। तो आज हम बात करेंगे बिहार की बलरामपुर विधानसभा सीट की, जो कि कटिहार जिले में आती है। इस सीट से कौन कौन दावेदार हो सकते हैं, किसकी जीत की उम्मीद ज्यादा है, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप झा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका भी और दर्शकों का भी स्वागत है। सर, बलरामपुर विधानसभा के समीकरण 2025 में क्या बन रहे हैं? किस पार्टी का कौन सा दावेदार होगा, कौन कौन से चेहरे हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो 2020 का जो चुनाव था उसकी क्या तस्वीर थी? अगर एक बार आप दर्शकों को बताएं। अर्पिता, 2020 का चुनाव और 2015 का चुनाव और 10 का चुनाव लगभग समीकरण एक ही होता है। वहां वहां पर कंप्लीट धार्मिक ध्रुवीकरण होता है बलरामपुर विधानसभा सीट पे। ठीक है, और उसका फायदा जो है विशेष रूप से चूंकि वहां पर सीपीआई एमएल के विधायक हैं महबूब आलम, जो कि भाकपा माले के विधायक दल के नेता भी हैं बिहार विधानसभा में अभी। तो लगातार 2 चुनाव से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। अगर उनको उनका चुनाव जीतने की अगर हम कारणों की तफ्तीश करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो ये पाते हैं कि वहां पे बलरामपुर विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कि 40% से ऊपर मुसलमानों की संख्या है। ठीक है, अच्छा, और लगभग मुस्लिम वोटर। हाँ 40% लगभग मुसलमान मतदाता है और 15 से 20% लगभग दलित वोट बैंक वोटर्स है वहां पर। ठीक है, और दलित वोटर्स में भी वहां पर कह सकती हैं आप कि भाकपा माले का कुछ प्रभाव है, तो दलितों का भी वोट वो काटते हैं। पारंपरिक रूप से आप देखेंगे जो सीपीआई एमएल है उसका प्रभाव दलितों में भी रहा है, और एक दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन वहां जो बनता है उसका फायदा जो है महबूब आलम को लगातार मिलता रहा है। और 2 चुनाव से तो लगातार जीत है उनकी। हाँ, 2010 में वहां दुलाल चंद गोस्वामी की जीत हुई थी, जो कि उस समय में भारतीय जनता पार्टी से थे, बाद में वो चले गए जदयू में रहे। तो इसका फायदा जो है उनको मिलता रहा। लेकिन पिछली बार तो जबरदस्त जीत हुई थी उनकी, 50,000 से ऊपर वोट से जो है मैंने भाकपा माले का उत्तर बिहार की किसी सीट पे चुनाव जीतना यह एक करिश्मा था। ठीक है, और उस करिश्मा का सबसे बड़ा कारण था चिराग पासवान। ठीक है, जिस प्रकार से हाँ चिराग फैक्टर जो था वो सबसे बड़ा कारण था, कारण कि वहां से जदयू के उम्मीदवार लड़ रहे थे और जदयू के उम्मीदवार साथ साथ जो है जो लोक जनशक्ति पार्टी के भी उम्मीदवार थे वहां से। तो उसी का फायदा जो है सॉरी नहीं, वहां पर विकास ये ऐसा हुआ था 2010 में और 15 में, सॉरी 2015 में। 20 में जो है वहां पर भाजपा नहीं लड़ी थी और विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ी थी। उम्मीदवार हाँ, और उम्मीदवार भाजपा का ही था, भाजपा के ही पुराने नेता थे वरुण कुमार झा, उनको टिकट मिला था, लेकिन सिंबल था विकासशील इंसान पार्टी का। तो जो वहां बीजेपी के भी वोटर थे उनको भी सिंबल जो है समझ में नहीं आया। ठीक है, तो सिंबल में जो गलतफहमी हुई उसका भी फायदा महबूब आलम को पिछले चुनाव में मिला था। बिल्कुल ठीक है सर। आपने चुनाव में अक्सर सिंबल का भी बहुत असर पड़ता है। जो वोटर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या जिनके लिए वो सिंबल ही महत्वपूर्ण होता है, उसके अनुसार वो वोटिंग कर देते हैं। और कई बार हमने देखा भी है कि इस तरीके से फर्जी कैंडिडेट भी खड़े किए जाते हैं ताकि मिलता जुलता सिंबल ले लिया जाए और वोट काट लिए जाए और दूसरे को फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन अब बलरामपुर में महबूब आलम तो बड़ी मजबूती से टिके हुए हैं। क्या लगता है 25 में महबूब आलम को फिर से टिकट मिलेगा? ये तो तय माना जा रहा है, लेकिन बदले में कौन खड़ा होगा, उनके सामने मुकाबले में कौन हो सकता है? बीजेपी के साथ इस बार तो वीआईपी फिलहाल नहीं साथ दिख रही है। तेजस्वी यादव के साथ ही मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी के लिए आपको क्या लगता है, वो सीट किसको बीजेपी देगी या खुद चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए ऐसा है अर्पिता कि मुझे लगता है कि वहां पर कटिहार जिला में पड़ता है ये बलरामपुर का विधानसभा सीट, और वहां पर मुझे लगता है कि अगर 2 स्थितियों में वहां
महबूब आलम को हराया जा सकता है। ठीक है, एक तो स्थिति ये होगी कि एनडीए एनडीए पर्टिकुलरली जो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ठीक है, ये सभी अगर मिलकर चुनाव लड़ती है और कोई इनका जो है बागी उम्मीदवार नहीं आता है, ठीक है, मतलब मजबूत हिंदू उम्मीदवार अगर कोई तीसरा नहीं आ जाए वहां से उम्मीदवार के रूप में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी या जदयू का उम्मीदवार कोई होगा तो चुनाव जीत सकता है। लोजपा का भी उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है वहां। लेकिन दिक्कत यह है कि जो ध्रुवीकरण होता है, धार्मिक ध्रुवीकरण, जो भाजपा के उम्मीदवार के नाम पर होता है, वो धार्मिक ध्रुवीकरण जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार नहीं करा सकते। बिल्कुल, ठीक है, और तो अगर भाजपा वहां से, बिल्कुल सर, हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होता है अर्पिता, तो मुझे लगता है कि महबूब आलम को एक गंभीर चुनौती दी जा सकती है और हराया भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अपराजय है, ठीक है, तो इसलिए वो संभव है। लेकिन दूसरा एक और विषय है कि आजकल आप देख रही हैं कि 2015 तक के चुनाव में मुसलमानों का इतना तीव्र ध्रुवीकरण नहीं हुआ करता था, ठीक है, जितना अब होता है। ठीक है, अब आप देखिए क्या होता है कि मुसलमान मतदाता जो है वो पार्टी के साथ ध्रुवीकरण नहीं होता है, बल्कि उम्मीदवार के साथ होता है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा मुस्लिम समाज तय कर लेता है कि किसी एक उम्मीदवार को ही वोट डालना है। बिल्कुल, ठीक है, एकजुटता है उनकी वोटर की, एकजुटता की वजह से वो वोट बैंक काफी मजबूत माना जाता है और मुस्लिम वोट बैंक की इसी मजबूती को देखते हुए सभी पार्टियां प्रयास भी करती हैं कि मुस्लिमों को अपनी तरफ लिया जाए। प्रदीप जी, इसीलिए देखिए जनसुराज भी सामने है और कटिहार की सीट पर यानी बलरामपुर सीट पर मुस्लिमों की इतनी बढ़िया तादाद देखकर जनसुराज भी तो कोई ना कोई कैंडिडेट जरूर खड़ा करेगी। ऐसे हालात में जनसुराज के कैंडिडेट सामने हो, बीजेपी के कैंडिडेट सामने हो और भाकपा माले के कैंडिडेट सामने हो, क्या लगता है फिर कैसा समीकरण बनेगा? आपको क्या लगता है कौन मजबूत ज्यादा होगा इन तीनों में से? अर्पिता देखिए, बलरामपुर विधानसभा सीट पर जो है पार्टी मायने नहीं रखती। ठीक है, वहां पार्टी जो है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है वहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण। ठीक है, अगर मुस्लिम में अगर कोई गंभीर दो उम्मीदवार हो गए तो महबूब आलम की हार पक्की हो जाएगी। ठीक है, और हिंदू, हाँ, हिंदू उम्मीदवार भी अगर कोई मजबूत, अगर जैसे पिछले ही चुनाव में आप देख लीजिए, पिछले ही विधानसभा चुनाव में 3-4 ऐसे उम्मीदवार थे वहां, विशेषकर हिंदू समाज से, जो जिनका की लगभग जिन्होंने 5,000 से लेकर 8,000 तक वोट काटा। ठीक है, और एक ऐसा विधानसभा सीट बलरामपुर अर्पिता जहां पर कि नोटा को भी 5,000 से ज्यादा वोट मिला था। बिल्कुल, ठीक, तो ऐसे हाँ, तो ऐसे कौन लोग हैं जो नोटा को भी वोट डालते थे और 4-5 जगह वोट बट गया? तो आप पाएंगे कि वैसे वोटर हिंदुओं में ही है जो जाति के आधार पर बटते हैं। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों का वोट जो है वो तो बटा नहीं, पिछली बार भी नहीं बटा। हाँ, 2015 या उससे पहले बट जाया करता था। कई बार ऐसा होता था कि मुसलमानों का उम्मीदवार अगर मुस्लिम समाज से कांग्रेस भी अलग लड़ी और राजद भी लड़ा और सीपीआईएमएल भी लड़ी तो फिर ऐसा होता था। ठीक है, विशेष रूप से जब भाकपा वाले जो है वो महागठबंधन में अलायंस में नहीं हुआ करती थी तब वोट बटा करता था। लेकिन जब से सीपीआईएमएल भी आरजेडी के साथ गठबंधन में आई, ठीक है, तब से आप देखिए कि वोट नहीं बटा है। ठीक है, और मुसलमान मतदाता जो टैक्टिकल पोल करते हैं, जिधर जाना है 2020 से उन्होंने ये तय कर लिया है कि जिधर जाना है उधर इकट्ठा जाना है। अगर एआईएमआईएम को वोट देना है अगर, तो एआईएमआईएम के पक्ष में ही सभी के सभी जाएंगे। अगर सीपीआईएमएल के महबूब आलम को वोट देना है तो वहां पर देख लीजिए आपको, वहां पर जो है माने किसी को वोट नहीं मिलता है, दूसरा किसी उम्मीदवार को। लेकिन यही बातें हिंदुओं में नहीं कही जा सकती। हिंदुओं में जाति के आधार पर वोट का विभाजन होता है। ठीक है, तो जब जिस चुनाव में हिंदुओं का वोट कम बटा है वैसे चुनाव में वहां से महबूब आलम की हार हुई है। ठीक है, लेकिन अगर तो इसीलिए वहां पर पार्टी कम महत्व रखती है अर्पिता।
ठीक है, महत्व ज्यादा बिल्कुल वहां पर सबसे धार्मिक, हाँ, धर्म का है कैंडिडेट कि हिंदू और महत्वपूर्ण है। मुसलमान। बिल्कुल प्रदीप जी आपने ठीक कहा कि कैंडिडेट महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस सीट पर बलरामपुर सीट पर महबूब आलम के सामने मुकाबले में बीजेपी किसको लाती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, जनसुराज भी अगर किसी मुस्लिम मजबूत चेहरे को खड़ा करती है, तो वहाँ समीकरण या यूँ कहें मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और एक मजबूत मुकाबला दिख सकता है। चेहरों नहीं, के नहीं नाम होगा, जो है नहीं होगा, जी। नहीं होगा, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ आपको। जनसुराज भी अगर मुसलमान को दे दे तब भी मुसलमान वहां पर जनसुराज को वोट नहीं देंगे। मुसलमान ये तय वहां पर, क्योंकि मुसलमानों का महबूब आलम बड़ा नेता है, ठीक है, तो इसीलिए वहां पर मुसलमानों का वोट जो है महबूब आलम को ही मिलना है। आप देखिए तो बिल्कुल। 2020 का परिणाम निकाल कर आप देख लीजिए, ठीक या ठीक फिर कह रहे हैं प्रदीप जी। 2024 का, ठीक कह रहे हैं। या फिर महबूब आलम 2000। जितना मजबूत चेहरा वहाँ जनसुराज के पास अभी है, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि महबूब आलम काफी पुराने नेता भी हैं, मजबूत नेता भी हैं। ऐसे में उनके सामने किसी उनसे बड़ा मुस्लिम चेहरा लाकर खड़ा कर दे जनसुराज, ये तो चलिए भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा। आपने स्पष्ट किया। प्रदीप जी एक और फिलहाल एक और अर्पिता, एक और विषय है महबूब आलम के पक्ष में। ठीक है, आप छोड़ दीजिए उनकी जाति क्या है, धर्म क्या है, उनकी पार्टी क्या है, ये छोड़ दीजिए। एक व्यक्ति के रूप में एक आम आदमी की तरह महबूब आलम रहते हैं वहां। महबूब आलम का एक और सबसे बड़ी पहचान क्या है कि महबूब आलम अभी भी एक मतलब उन्होंने कोई राजनीति में 3 बार के विधायक है वो, लेकिन राजनीति में कोई धन नहीं कमाया है। ठीक है, आम आदमी की तरह आम लोगों के बीच रहते हैं, तो इसका भी लाभ महबूब आलम को मिलता है। ठीक है, लेकिन बदले में बिल्कुल। उनके विपक्ष में जो दुलाल चंद्र गोस्वामी वहां से विधायक भी रहे, ठीक है, पहले एक बार 2 बार हारे भी, लेकिन और जो कोई भी उम्मीदवार आता है, चाहे वो भाजपा से आए, चाहे जदयू से आए, चाहे लोजपा से आए, चाहे पिछले बार विकासशील इंसान पार्टी से आए, तो इन लोगों का जो राजसी ठाठ बाट होता है ना, उसका भी फायदा जो है महबूब आलम को मिलता है। तो आप महबूब आलम को बिल्कुल। केवल आप इस आधार पे आप उनको और उम्मीदवारों की कैटेगरी में नहीं रख सकती कि महबूब आलम को केवल जाति और धर्म का ही ध्रुवीकरण का फायदा मिलता है। महबूब आलम को उनके व्यवहार, उनका जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व है, उसका भी लाभ मिलता रहा है, चाहे वो चुनाव हारे या जीते बात अलग है, लेकिन एक ठीक। आम आदमी के रूप में आम जनता के बीच रहने वाला नेता की पहचान है महबूब आलम की, जिसका भी फायदा महबूब आलम को वहां पर मिलता है। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, और आपने बताया बलरामपुर विधानसभा सीट का समीकरण और यहाँ पर 2025 का मुकाबला किस तरह का हो सकता है, वो भी तस्वीर आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।